जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां ऐसा लग रहा है कि उनका आगाज़ हो गया है। जो मुल्क में सभी बड़ी सियासी जमातें हैं, सभी की सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर अपनी पार्टीज़ को रीऑर्गेनाइज करती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग हैं, अवाम हैं, उन तक रीच आउट करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ पर एक आइडियल इंतखाबी मुहिम ये होनी चाहिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप आगे बढ़कर क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सभी सियासी जमातें और उनकी सारी की सारी टॉप लीडरशिप माजी में जो कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, उस ब्लेम गेम में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात करें, शायद ही इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लीडर्स जिन्होंने बाकायदा तौर पर कैंपेन का हमने देखा कि आगाज़ किया है। उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है। अपनी जो पार्टी की सीईसी है उसकी मीटिंग्स वो बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन गिला वो एक ही मुसलसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब वो ये गिला किससे कर रहे हैं, ये सवाल काफ़ी दिनों से हो रहा था। आज उन्होंने कहा कि ये गिला भी उनका नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको विज़ावी नून लीग नजर नहीं आती। इस पर बात करेंगे क्योंकि कल उन्होंने ये भी कहा कि या तो इस मामले को हल किया जाए या फिर मैं ज़रदारी साहब से कहूंगा कि हमारे हाथ ना बांधें, हमारे हाथ खोल दें। तो क्या मतलब है इस बात से भी कुछ, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर साइड मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें, उन्होंने भी कल जो ग्रैंड मशावरती इजलास था वहां पर बातचीत की और गुफ्तगू के अंदर वो बिल्कुल ही किसी और जाविये पे उनकी क्रिटिसिज्म हमें दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं, साकिब निसार आलाकार थे। तो वो अपना जो एक पूरा मामला या अपना जो एक बैकग्राउंड है वो अभी तक भी उसी पर बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एट ऑड्स दिखाई दे रही हैं जो कुछ ही अरसा पहले एक इत्तेहाद में साथ थी। इन सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका एहसान, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मंदुखेल साहब, सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए मैं चाहती हूँ कि इस पर थोड़ी सी आज बात करें, कुछ वजाहत कर दें। लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला किससे है, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला क्यों है? अभी तो बाकायदा तौर पर कैंपेन का आगाज भी नहीं हुआ और बिलावल साहब ने महसूस करना शुरू कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। कैंपेन का आगाज़ तो बिलावल भुट्टो साहब कर चुके हैं और मुझ समेत तमाम हमारे कैंडिडेट जो है ना वो दिन रात हम लोग अपने हल्कों में आवाम के साथ रब्ते में या जो बचे कुचे जो तरक्याती काम है उसको मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। और अब जो बिलावल साहब का मकसद मेन ये है कि आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो जो अमला तोकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वो मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हुसैन फवाद को वफाकी वज़ीर ले लिया है और कोई 4 या कोई 9 वफाकी वज़ीर बता रहे हैं कि वो नून लीग से ताल्लुक़ है। और ख़ुद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब और उनकी जाम कमाल साहब ये कुछ अरसा अपनी निगरान वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने एक निजी महफिल में कहा कि हम जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करने जा रहे हैं। और फिर इस हवाले से उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात की है और सबसे बड़े सूबे का गवर्नर भी इनका बैठा हुआ है। और मैं एक कमेटी को हेड कर रहा था जो मुलाजमीन की कमेटी थी। उस कमेटी में आने वाले तमाम जो पावर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे बल्कि है वो सब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो MPA MNA और साबिक वजीर ये प्रैक्टिकली मेरे कमेटी में आते थे। तो आप मुझे बता दो कि 35 साल से जो इंतजामिया मुस्लिम लीग नून की थी वो आज भी है, निगरान हुकूमत के दौर में भी है, वजीर भी सारे इनके, गवर्नर भी इनका, वजीर आजम भी इनका। उस वक्त बड़ी से थी, छोटे मियां साहब तो हर चीज मुशावरत से कर रहे थे, तो आप लोगों को उस वक्त एतराज करना चाहिए था काकड़ साहब के नाम पे। देखिए ये खबर तो मैं आपको दे रहा हूँ आज कि काकड़ साहब ने एक निजी महफिल में कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करूँ और दूसरे का नाम जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे उसका नाम भी साथ बता रहा हूँ। तो ये खबर तो मैं आपको आज दे रहा हूँ कि ये हमें पता चला है और ये काकड़ साहब इसको डिनाई कर दें। और फिर कि मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात भी हुई इस सिलसिले में। तो आप मुझे बताओ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मेरे चेयरमैन बिलावल साहब कर रहा है, तो अब ऐसी सूरत हाल में तो आप मुझे बता दो कि पीपल्स पार्टी को आप किस तरह आप उसको जो ना एक सेफ इलेक्शन और इस तरह जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन को आप दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एहसान, एक तो बिलावल तो कह ही रहे हैं
लेवल प्लेइंग फील्ड का मुसलसल गिला कर रहे हैं। वो पहले नाम नहीं ले रहे थे, आज उन्होंने नून लीग का नाम भी ले दिया और कहा कि हमें इस वजह से खतरा है और हमें लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मैं बात करूं, उनके एक रहनुमा हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि सारा सिस्टम नून लीग के फेवर में इस वक्त दिखाई देता है। परवेज इलाही साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सारा निगरान सेटअप पीडीएम लेड है और इसके अंदर जो मेजर इस वक्त बेनिफिशियरी है वो पीएमएलएन है। सारी उंगलियां आप लोगों की तरफ क्यों उठ रही है? कुछ तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितने लोगों के इन्होंने नाम लिए, डॉक्टर तौकीर शाह का नाम लिया, हसन फवाद का नाम लिया और सोहराब साहब हैं, आहद चीमा साहब हैं जी, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। कोई इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है कि जो हमारी जमात का मेंबर हो, जिसने हमारी जमात की एक भी पार्टी मीटिंग अटेंड की हो। अब ब्यूरोक्रेट्स कोई हर वक्त जो है वो किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी हुकूमत को सर्व करते रहे हैं। अब अगर वो हमारे खाते में इनको डालना चाहते हैं, इनकी मर्जी है, लेकिन वो हमारे खाते में आएंगे नहीं, क्योंकि वो एट द एंड हैं वो ब्यूरोक्रेट्स। काकर साहब की मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहिबा से, जो भी मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है कि काकर साहब की मुलाकात कोई मरियम, लेकिन मुझे जो देखें बात यह है कि अभी तो हमारे जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, अभी तो वो पाकिस्तान में आए ही नहीं है। अभी से इनको कोई ऐसा खौफ लगा हुआ है कि ये शायद इलेक्शन में वो उस तरह सीट्स ना ले सकें या उस तरह बर्तरी ना हासिल कर सकें, और इनको लग रहा है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ मैदान में उतर आए तो फिर तो ये मैं समझता हूँ और घबराहट का शिकार हो जाएंगे। देखें, हम तो नहीं कहते कि आप तौकीर शाह साहब को रखें या किसी जो है वो किसको बनाना है आपने कैबिनेट का मेंबर या नहीं बनाना, चेंज कर दें। ये हमारी चॉइस तो नहीं है या हमारा इन्फ्लुएंस तो नहीं है। जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनकी जो कैबिनेट है वो डिसाइड करे जिसको रखना है जिसको नहीं रखना। उस चीज में हमारा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि हमारे कहने पे कोई मिनिस्टर इंडक्ट हो रहा है या बाहर जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस सारी चीजों को आप हमारी पार्टी के साथ जोड़ सकते। आपको नहीं लगता, सबसे पहले तो थोड़ी सी ऑप्टिक्स पे आप दोनों हजरात जो है वो राय दे दीजिए। आप पहले कह दीजिए राना साहब कि ये अभी आप लोगों ने कुछ ही अरसा पहले एक इत्तेहादी हुकूमत से आप लोग अलहदा हुए, शीरो शक्कर थे आप लोग, मिसालें नहीं मिलती थी इस तरह के इत्तेहाद के मुल्क के अंदर इससे पहले। आज आप लोग इस तरह की मड स्लिंगिंग एक दूसरे के ऊपर करते हुए, आपको लगता है कोई मुनासिब रवैया और तरीकाकार है जो अडॉप्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो उस वक्त एक मुल्क के मफाद के लिए सब इकट्ठे हुए और सबने एक दूसरे को बर्दाश्त किया, बड़ी अच्छी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हम एक मुकाबले में जाने लगे हैं, हम एक कंपटीशन में जाने लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने लगे हैं, तो ये नेचुरल है कि लोग एक जो है वो अपने मौक़िफ़ का भी बयान करें, और जो किसी अगर जमात की कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी बाहर आ रही हैं। देखें, हम तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, अभी तो हमने कैंपेन नहीं स्टार्ट की। जब हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे, जब मियां नवाज शरीफ मैदान में होंगे, तो फिर तो ये कहेंगे पता नहीं शायद हम इलेक्शन ये वैसे ये जो खौफ वाली बात है ना, इसके ऊपर बिलावल ने कहा जी कि आप लोग खौफजदा हैं, आप लोग भाग रहे हैं क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं इलेक्शन 90 डेज के ऊपर पीएमएलएन का कोई इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर्टिव मौकफ नहीं आया। आप कहते हैं ये आपकी कैंपेन शुरू नहीं हुई, आपसे खौफजदा हो गए। मंदोखेल साहब, ये कोई खौफजदा आप लोग हो गए? और एहसान साहब ने ग्लव्स इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हम बर्दाश्त कर रहे थे एक दूसरे को। आई अंडरस्टैंड कि उस वक्त सूरत हाल फर्क थी। आज आप एक दूसरे की पॉलिसीज पर तनकीद करें, जरूर करें, आप अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन मैं फिर मड स्लिंगिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। मड स्लिंगिंग जो हो रही है ये जेब देती है सर? देखिए, आप मुझे एक बात बताओ कि मियां साहब फरमा रहे हैं कि हमें खौफ है। ये कैसा खौफ है कि हम कह रहे इलेक्शन कराओ, मुस्लिम लीग नून भाग रही है इलेक्शन से, तो खौफ हमें है या इनको है? भागे तो नहीं है, वो तो तैयारी करें, दूसरी बात जो उन्होंने नहीं तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, हम तो वेलकम कहते हैं। आए तो सही ना, बहुत पहले आना चाहिए, आज क्यों आ रहे हैं? बहुत पहले आना चाहिए, चलो देर सही दुरुस्त सही। दूसरी बात ये कह रहे ब्यूरोक्रेसी किसी के नहीं होते। ये तौकीर शाह साहब थे, जब पूरे असम्बली ने मुझे और मेरी कमेटी को अप्रूव किया है, और ये तौकीर शाह साहब तक कि ब्यूरोक्रेट को बुला बुला के उनको कहते थे इन कमेटी में, स्पेशल कमेटी में ना जाओ, इनके कोई सेहत नहीं है, और बहुत सारों को स्टे ऑर्डर की तरफ ले जा रहे थे, जबकि आईन के आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है कि आप असम्बली के किसी प्रोसीडिंग्स को आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हो, न कोई अदालत उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ये तौकीर शाह ही था। और फिर तौकीर शाह इतना प्यारा पूरे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने उन्हीं को ढूंढा,
और फवाद हसन फवाद इतना प्यारा पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने उनको ढूंढा। वो भाई ब्यूरोक्रेसी किसी को नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं तो वो खास आपके खास और खास होते हैं। नहीं मंदोखिल साहब, मैं आपकी इस बात को मान भी लूं, मैं इस बात को मान भी लूं कि तासुब आम है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात अभी राना साहब ने कही है वो भी वैलिड है। निगरान सेटअप के अंदर, काबीना के अंदर किसको लिया जाता है, उससे इनका क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है, आप मुझे बताएं कि फवाद हसन फवाद को पूरे पाकिस्तान जाता है, उसके खिलाफ नेब केसेस थे वगैरह वगैरह, किसके? क्योंकि आपको होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस चलाता है, तो सारे जो फसाद का जड़ था वो फवाद हसन फवाद और तौकीर शाह थे। तो आप मुझे बताओ इनको मौजूदा हुकूमत में बैठने का क्या तुक बनता है? तो ये जो करप्शन के खिलाफ और ये जो बदआमनी के खिलाफ और ये महंगाई और सारी चीज तो इन दो हज़रात की वजह से समझा जाता है। तो आप मुझे पंजाब जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, उसके इस वक्त निगरान वजीर आला कौन है? क्या वो नहीं है जिनको जरदारी साहब रिकॉर्ड पे डिक्लेयर करते रहे कि ये तो मेरे बेटों जैसा है? तो फिर नून लीग ने तो अभी तक आप पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप मोहतरमा आप सारी चीजों को मिक्सअप कर रही हो। जरदारी साहब ने जरूर ये कहा, जरदारी साहब ने तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बेटी कहा। दूसरी बात ये कि ये जो शख्स था ये चौधरी बरादरान का ब्रदर इन लॉ है, चौधरी परवेज इलाही साहब का, जो पीटीआई का सदर है। तो सवाल ये कि ऐसी आप रिश्ते जोड़ने से कोई हमारा नहीं हो जाता है, लेकिन पंजाब की मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के तमाम बोर्ड के चेयरमैन, पंजाब सबसे बड़ा सूबा उसका गवर्नर नून लीग है, तो फेयर इलेक्शन कैसे होगा? मुझे एक बात बताया। चले, ये आपने जो बात की मैं अब इस पे खुद नहीं कमेंट करती, मैं एहसान से कह देती हूँ उस पे कमेंट करने के। जी आप एक जुमले के ऊपर तो नहीं जोड़ सकते कि मोहसिन नकवी साहब का कोई वो है, लेना देना है, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब, आहद चीमा साहब आपकी लीडरशिप के बहुत ट्रस्टेड है, तो आप लोगों का रिश्ता तो बनता है, वो इस्टेब्लिश हो गया। देखें क्या अब ये चीजें तो सारी सामने आ चुकी हैं कि काकड़ साहब जो हैं वो हमारे नॉमिनी नहीं थे पीडीएम के, और वो ऑपोजिशन लीडर ने उनको नॉमिनेट किया और फिर वो उसके उनके ऊपर रजामंदी। और वो कौन है? तो क्या ऑपोजिशन लीडर वैसे वाला भी वैसे एहसान साहब अब कोई मजाक ही नहीं लगता, वो आपके साथ आ गए, बाज़ाब्ता तौर पे आपकी जमात ज्वाइन कर ली उन्होंने। तो वो तो पहले हामिद मिर्जा के शो में कहा कि मुस्लिम लीग नून से मैं टिकट इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए तो अब मसला ये है कि हमारी कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको अगर तब्दील करना है, ये लोग पिटिशन फाइल कर दें ईसीपी के तहत, ईसीपी को कर दें कि ये फलाने लोग जो हैं वो हमें लगता है कि बायस्ड हैं, और वो तो ये अपनी कार्रवाई करें, हमें तो कोई इसमें एतराज ही नहीं है अगर वो बंदे चेंज हो जाएं, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। या हमें बताएं कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो कौन सा बेनिफिट हमें दे रहे हैं, हमें कोई ऐसी कोई सहूलतकारी नहीं हो रही, कोई हमें कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा। तो अब ये लोगों को जोड़ देना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, पंजाब में इन्होंने आने की कोशिश की, पंजाब में पीपल्स पार्टी की दाल नहीं गली। अब इनको लगता है कि जी पंजाब में पता नहीं सारा कुछ हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये नकवी साहब को अपना बेटा कहते रहे कि ये बिल्कुल बेटों जैसा है, तो तब अगर उनसे क्लोजनेस, सबको पता है कि जरदारी साहब का एक अच्छा रिश्ता रहा होगा, आपस में अच्छी जान पहचान होगी, तो अब यानी कि ये फिक्रमंद हो गए हैं कि पता नहीं वो हमें कोई फेवर दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इस तरह मैं सिंध के बारे में भी कह सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, सारे पुलिस इनके कहने पे लगे हैं या नहीं लगे, या सारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनके कंट्रोल में है या नहीं है। तो इस तरह इल्जाम लगा के कुछ नहीं बनेगा। देखें हम भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ना हमें फेवर चाहिए ना हम चाहते हैं इनको कोई फेवर मिले। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस लेवल प्लेइंग फील्ड वाले इशू पे और बात करते हैं। आपने अभी सिंध का हवाला दिया, वो गिला करे कि और तो मुल्क के किसी हिस्से में ना कोई तरक्याती काम हो रहे हैं सिवाय पंजाब के, और मैंने ये कहा ना कि खाली पीपल्स पार्टी नहीं है, ये बहुत सारी उंगलियां हैं जो पीएमएलएन की तरफ उठ रही हैं। क्या वजह से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें बिलावल भुट्टो साहब का जो गिला है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का। मंदोखिल साहब उन्होंने एक बात ये भी कही कि मैं जरदारी साहब से कहूंगा कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो हमारे हाथ ना बांधें, हमारे हाथ खोल दें। क्या कहना चाहते हैं वो, हाथ खोल दें क्या मतलब है? हाथ खुल जाएंगे तो क्या करेंगे बिलावल साहब? देखिए पहली बात तो ये कि हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्हें तमाम तार इख्तियारात आसिफ अली जरदारी साहब को दी है, और क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि एक जरदारी सब पर बारी, हम ये कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। तो
तो ये तो आप पूरे पाकिस्तान जानता है कि जरदारी साहब की हर किसी के साथ दोस्ती है और सब पार्टियों को साथ लेके चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में भी जरदारी साहब का अहम किरदार है। और आगे भी चल के जो इस तरह जो आप देख रहे कि हमने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया है, मुस्लिम लीग नून के लिए, और उन्होंने तो अपने सारे केसेस भी ख़त्म करा दिए है और बहुत सारे अफसरान भी इसने अपने लगा लिए हैं। मगर जैसी हुकूमत ख़त्म होते ही इनका एक पिंडी का हनीफ अब्बासी ने जिस तरह हमारे शहीद कायद के बारे में बातें की है, कर लिया ना सर, माफी मांग ली। अब ये तो देखें जोश खिताबत में हो जाता है। देखे बीबी सुन ले मुझे जुमला कंप्लीट होने दे। जी जी करें। ये एक अपोलोजाइज एक 2 टके का आदमी का वो काफी है हमारे लिए। 1 टके का आदमी है, हमारे शहीद कायद का नाम इस तरह ले रहे हैं और फिर उसकी अपोलोजाइज वो है। अपोलोजाइज करना चाहिए शहबाज शरीफ को, अपोलोजाइज करना चाहिए नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को शोकाज देना चाहिए उस शख्स को कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। ये बड़ी आसान सी बात है, आप किसी को कुछ भी कह दे फिर आप कह रहे हैं कि ट्वीट कर दे और मैं दिल आजारी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। भाई दिल आजारी नहीं हुई है, आपने हमारे जो है ना वो सीने छील के आपने जो है ना वो गलत काम किया है और फिर आप मामूली से आदमी हो जिसकी आपकी कोई हैसियत नहीं है। कल तक फिटरिन बेच रहे थे, आज आप जुल्फकार अली भुट्टो तक पहुंच गए, तो ये काफी नहीं है। हमें गिला ये है इनसे, नून लीग से, कि जिस तरह हमने रिश्ता आपसे जोड़ा था, जिस तरह आपके साथ कोऑपरेट किया था, जिस तरह आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाया था, मैंने जो गुफ्तगू की आगाज किया था, मैंने यही नुक्ता उठाया था कि आप अलग अलग सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर तनकीद जरूर कीजिए, लेकिन ये इस तरह के पर्सनल अभी आपने भी बात की कैसे देखते हैं सांसद? चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अपॉलॉजी काफी नहीं थी हनीफ अब्बासी साहब की। हनीफ अब्बासी साहब ने वैसे थोड़ा सा ओवरस्टेप तो किया, मतलब भुट्टो साहब का जाहिर एक मकाम है इस मुल्क की सियासी तारीख के अंदर, लेकिन ओवरस्टेप करने के बाद माफी मांग ली। मंदोखेल साहब कहते हैं शो कॉज होना चाहिए था, दिस इज नॉट इनफ। नहीं, मैं समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने एहतराम करना चाहिए भुट्टो साहब का। वो एक तारीख का हिस्सा है, उनका रोल रहा है, एटमी प्रोग्राम में रोल रहा है, वो एक बड़े लीडर थे। एक रिस्पेक्ट के साथ बात बिल्कुल करनी चाहिए है और मैं तो समझता हूँ, लेकिन उन्होंने जब अपोलोजाइज कर लिया, एक अच्छा उन्होंने गलती का एहसास किया और फिर उसके मुताबिक अपोलोजाइज कर लिया, तो ये भी एक अच्छी उन्होंने रिवायत कायम की कि गलती को तस्लीम करके उन्होंने माजरत कर ली, तो ये एक अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। मैं भी बहुत कुछ कह दूंगा फिर अपोलोजाइज कर दूंगा, ये तो बात तो खत्म नहीं हुई है मियां साहब। अपोलोजाइज तो नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए। आप उस आदमी का जो अपने कद से बढ़ के इसने बात की है, अपनी औकात से बढ़ के बात की है, उसकी अपोलोजाइज को कौन मानेगा? आप खुद सोचें ना, उस लेवल का अपोलोजाइज तो नहीं मानेंगे हम। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये शुरू में बात ही नहीं होनी चाहिए थी और एक मरहूम लीडर के बारे में कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या जरूरत है कि आप कमेंट करें? तो ये चीजें अच्छी नहीं देती। और देखें, हम एक दूसरे के अगर खिलाफ हमने कैंपेन करनी भी है या कोई बात, तो वो मेरिट पे होनी चाहिए है। जरूर बात की जाए, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे बात की जाए, परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद की जाए, ये सब जायज है, लेकिन बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि इस रिवायत को हमें आगे लेके चलना चाहिए। हमारे जो सियासी मंजर आम में एक ऐसी जमात है जिसने हर लिहाज से जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन पूरे मुल्क की पूरे मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की, एक गंदा माहौल सियासत में बनाया, तो हमें उस तरफ नहीं जाना। नहीं तो यही तो सवाल है ना, क्योंकि एक इल्जाम इस वक्त कुछ नाकिदीन आप सारी जमातों पर, आप पर, पीपल्स पार्टी पर, सब पर ये लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन इलेक्शन कैंपेन है। इलेक्शन कैंपेन खत्म होगी, आप लोग फिर कहीं पे बैठ के इकट्ठे हुकूमत बना रहे होंगे, शिरो शक्कर हुए हुए होंगे, अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। नहीं देखें, नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा है। देखें, जो अभी मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें इकट्ठे होने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन जब आप इलेक्शन में जाते हैं, तो ये एक मुकाबला है। इसके अंदर जो इलेक्शन का तर्ज और तरीका होना चाहिए वो ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को राग़िब करें कि आपको वो वोट करें या अपनी तरफ आप मुतवज्जो करें। लेकिन यहाँ मड स्लिंगिंग के तहत अगर आप मुतवज्जो करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो ये, और बाद में जाके अगर पाकिस्तान के लिए ये, मैं तो समझता हूँ सारी जमातों को, चाहे वो अपोजिशन भी हो,
उसका भी वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए हुकूमत के साथ। जब प्राइवेटाइजेशन का मैटर आता है, जब टैक्स रिफॉर्म्स का मैटर आता है, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए है। और बिल्कुल होना चाहिए। सियासत के अंदर बिल्कुल क्लोज डोर्स का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी अभी कोई नया ही आया है, इस मुल्क की तारीख के अंदर होना नहीं चाहिए, होता नहीं है। मंदोखेल साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ये बात जरूर, जो भी एक बात एहसान ने कही थी यहाँ पर, आप लोगों को इतना ही गिला है, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? ये जिन लोगों के कुछ नाम आप ले रहे हैं, ईसीपी क्यों नहीं जाते सर? या सिर्फ वही बात आ जाती है फिर से कि खाली पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप लोगों ने एक नारा बना लिया है और अब आप उसको लेकर चल रहे हैं? कुछ करें, कोई एक्ट करें इसके खिलाफ। देखिए, पुख्तनख्वा में जहाँ सियासी लोगों को निगरान हुकूमत में लिया था, तो क्या किसी ने पिटीशन फाइल की है? इलेक्शन कमीशन ने अस खुद नोटिस लिए और पूरे काबिने को फारिग कर दिया। राना साहब माशाल्लाह बड़ा होशियार आदमी है, वो ये समझ रहे हैं कि हम पिटीशन दाखिल करेंगे, फिर वो 2-4 साल ये चलता रहेगा और तब तक वो टाइम भी मिल जाएगा इलेक्शन ना कराने का। तो भाई, जब आपने पुख्तनख्वा में इलेक्शन कमीशन से मुखातिब हुए, जब आपने पुख्तनख्वा में आपने एक्शन लेके पूरे काबिना को फारिग कर दिया है, तो आपको ये जो ब्यूरोक्रेट पार्सल है सारे मसले का, वो भी फिर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इन्वॉल्व है, जो ध्यान नहीं दे रहा इस चीज की तरफ। देखिए, आप मुझे इतना जल्दी न ले जाए, जैसे बिलावल साहब का हुक्म है और जो उन्होंने कहा है, हमें इतने जल्दी इलेक्शन कमीशन की तरफ न ले जाए। और इलेक्शन कमीशन अगर पुख्तनख्वा हुकूमत की निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो ये वफाकी हुकूमत में और ये जो काबीना है, ब्यूरोक्रेट है, ये बोर्ड के चेयरमैन है, ये सारे सरकारी वकला है, इनकी जो बैठे हुए, इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेंगे तो यकीनन हम इलेक्शन के कमीशन के बारे में भी अपना पॉइंट आउट जरूर देंगे आप आवाम। यानी कि अभी आप इलेक्शन कमीशन को मजीद वक्त देना चाहते हैं? क्विक कमेंट, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। एहसान के ये जो बात बिलावल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये जाहिर है इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन में जो होगा वो तो देखी जाएगी। इलेक्शन के बाद के बारे में आपने सोचा है? वो 4 हल्के आप लोगों को किस तरीके से उनको बुनियाद बनाकर सताया गया माजी में, आपको नहीं लगता कि ये दोबारा इस तरह के एलिगेशंस अगर सर उठाएंगे, वो भी उन लोगों की तरफ से जो अभी रिसेंट पास्ट में आप लोगों के इत्तेहादी रहे, तो कैसे चीजों को हैंडल करेंगे? देखें, बदकिस्मती से इलेक्शन के अंदर बहुत किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है और ये सब कुछ चलता है। प्रोपेगेंडा कर रही है, आप कह रहे हैं? मैं अब 90 दिन की आप बात ले रहे हैं ना। अब सबको पता है कि डीलिमिटेशन है, सबको पता है कि जो बाइख्तियार अदारा है वो इलेक्शन कमीशन है, उसने स्केड्यूल जारी कर दिया है, डीलिमिटेशन अंडर प्रोसेस है, उसके विदिन 60 डेज इलेक्शन है, लेकिन 90 दिन का नारा लगाया हुआ है। जब आपने सीसीआई के अंदर खुद जो है आपने नोटिफाई किया सेंसस, तो कहने का मतलब ये कि आप पब्लिक की तरफ एक शक्ल लेके जाते हैं, हकायक कुछ और हैं। अभी भी आप जो है वो ऐसा एक तासुर पेश करना चाह रहे हैं कि पता नहीं कोई पीपल्स पार्टी कोई मजलूम जमात है, उसके साथ कोई हाथ हो रहा है या उसकी टारगेटिंग हो रही है, जबकि इलेक्शन के अंदर अभी कोई हमें फेवर नहीं चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, आप जाएं ईसीपी के पास, आप उनको बताएं सारे निगरान हुकूमत आपकी है और फेवर कितने चाहिए आपको? पीएमएलएन से कोई बंदा जो जिनका नाम लेते हैं वो पीएमएलएन से बिलोंग नहीं करता। जो केपीके में राना सनावला को निगरान वज़ीर आज़म बना ले, फिर आपको कहेंगे फेवर है। और ये सारे जो आपके लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, बोर्ड में, ये इसको नहीं फेवर कहते हैं आप? अगर अपनी उनको तब्दील करना आपने, अगर आपको लगता है कि वो गलत हैं, तो जाएं ईसीपी के पास उनको तब्दील करवाएं। हमें कोई इतराज नहीं। वो दे चुके हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये क्यों जाए ना, इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस ले। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के खिलाफ इसने नोटिस लिया था, सब काबिना को फारिग किया, यहाँ भी नोटिस ले। मैं इलेक्शन कमीशन से मुखातिब हूँ, मुतालबा करता हूँ। ईसीपी खुद नोटिस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ईसीपी को भी पता है कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तो आपको लगता है कि वो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। और ये फवाद हसन आपका खास और खास, ये अनवारुल्लाह काकड़ आपका खास, आपके होने वाले मुस्लिम लीग यूनियन, ये जिसके रिकमेंडेशन पे ये वज़ीर आज़म बना था, वो तो पहले ही अमित मीर साहब के शो में कह चुका है कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। तो आप ये सारी चीजें तो आप क्या आप अपनी तरफ सीधे करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा राना साहब, मैं फिर कहूंगा 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। मेरी ख्वाहिश है कि अगला इलेक्शन फिर मैं इनके खिलाफ कराची की बल्दिया टाउन से लड़ूं। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये स्टेटमेंट्स देख रही थी मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कि सियासी जवाब दें और सियासी बयानबाजी करें, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर के अंदर जो है आप दोनों सियासी जमातों के बीच में खाली पॉलिटिकल हद तक बात जो है वो रुकने वाली है। आई रियली होप कि आप लोग से पॉलिसीज पर बात करें। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपके वक्त के लिए। कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। कल पहली मरतबा ओपन एक हेयरिंग हमने सुप्रीम कोर्ट की देखी जो कि लाइव टेलीकास्ट की गई, उसको लेकर जो है
फुल कोर्ट फुल बेंच की हियरिंग जो है उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, उसको लेकर भी बहुत सारी बात की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से जुड़े भी कुछ मामला हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कल की जो फुल कोर्ट हियरिंग है उसका लाइव नशर किया जाना, ये सभी इश्यूज़ हैं जिन पर कल से हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। हर किसी का अपना जाविया है बहुत से मामलात को देखने का। नए चीफ जस्टिस का कल पहला दिन था ऑफिस में, वो कैसा रहा, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल है अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो कल का दिन जो विजुअल्स आते रहे, कल जो समाअत हुई लाइव नशर की गई, उसमें बहुत सारा कुछ आपने देखा होगा, किस तरीके से, आपसे सबसे पहले आपकी राय लेना चाहती हूँ, कैसे देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिर है इसके बहुत सारे जाविये हैं और तमाम जावियों के ऊपर गुफ्तगू करना मुख्तसर वक्त में मुश्किल है, लेकिन 3 बातें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। एक तो वो हेयरिंग से पहले के 2 वाकयात और एक हेयरिंग खुद। सबसे पहले तो ये जरूर मैं कहता जाऊं कि जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनके बारे में कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं उसके मेरिट्स की बात आपसे माजरत। जी सर। नंबर 2, जो मैंने आपसे कहा कि हेयरिंग से पहले जो सबसे पहला वाकया जो मेरी नज़र से गुजरा और जिसने मुझे बहुत टच किया वो ये है कि जब चीफ जस्टिस अपने इमारत में दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, तो उनकी वहां पे जो पजीराई के लिए उनका अमला आया था उसको उन्होंने मुख्तसर से खिताब में 3-4 बातें की और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो अशखास यहाँ पे आते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हंसी खुशी नहीं आते, अपनी मर्जी से नहीं आते, वो अपनी मुश्किलात की अजाले के लिए आते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको मेहमान के तौर पर ट्रीट करें। मेहमान के तौर पर ट्रीट करने का मतलब यह है कि उनके साथ इज्जत से सलूक करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके मामलात को उनके लिए आसानियां पैदा करें। दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये की थी कि हेयरिंग से पहले उन्होंने फुल कोर्ट को असेंबल किया। एक तो होता है ना फुल कोर्ट की हेयरिंग, और एक है फुल कोर्ट को बिठाना कि तमाम जज बैठे और उसके ऊपर जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको डिस्कस करें। और उस डिस्कशन में बहुत सारी बातें हुई, वो क्लोज डोर की बातें हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें नजर आया वो ये था कि उन्होंने बेंच की तश्कील जो है उससे उसको इंडोर्स करवाया फुल कोर्ट से। नंबर 2, उसके अंदर जो हेयरिंग की बात की वो हेयरिंग की उन्होंने कि हम इसको लाइव कवरेज देंगे और सारी दुनिया इसको देखे कि इस मामले पे हम कैसे चल रहे हैं। उसका जो भी मकसद, एक चीज तो आया है कि ये ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक ऐसी सिलसिला बना दिया, एक ऐसी नजीर कायम कर दी कि कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। जो कुछ कहा जाता है वो ढका छुपा नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं तो सराहता हूँ। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि इसके अंदर क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनका अपने अमले को हदायत देना और दूसरा अपना जो सारा है उनकी, ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने हुक्म दे दिया कि मेरा कोर्ट मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। वो तो खैर उन्होंने मेरा ख्याल है कई बार अपने रिमार्क्स के अंदर कहा भी कि मेरी मर्जी नहीं, आइन और कानून की जो के तहत जो है यहाँ पर बात होगी। लेकिन सर ये जो भी आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, इस पर मैंने कल से बहुत जगह पे लोगों को सुना, पढ़ा कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो गया मामला, वहीं पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनासर इस सिस्टम के अंदर एक्सपोज भी होंगे। वुकला का कंडक्ट क्या है, जजेस का कंडक्ट कह लीजिए, जजेस की राय या बेंच के अंदर जो एक डिवीजन है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि खुलकर सामने आ जाएंगी और फिर मौजूए बहस भी बनेंगी। तो ये इसकी डाउन साइड तो नहीं दिखते इसको आप? मैं इसके अंदर डाउन साइड जो देखता हूँ वो है शोमैनशिप। हाँ। कि गैलरी के लिए तो नहीं कोई प्ले करना शुरू कर देगा, चाहे वो वुकला है चाहे वो जजेस है। वुकला और जजेस दोनों इसका एक हिस्सा है और उन दोनों एक दूसरे के लाजिम और इकट्ठे हैं। हाँ। जो इसका पॉजिटिव साइड है वो ये है कि जो
बातें होंगी वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। इससे क्यों लेते हुए, इससे यानी मैं एक पॉजिटिव साइड ये देखना चाहूंगा कि लाइव कवरेज अपनी जगह पे है, वो शायद मुमकिन भी ना हो क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बहुत भारी एक्सपेंस है इसका, और बहुत सारी बातें अदालतों में ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। मसलन कोई मुल्जिम है, उसके मुतालिक और कल को वो बरी हो जाए तो उसका शक्ल, उसका नाम, लोग ये भूल जाते हैं कि वो बरी हुआ था, लेकिन उसमें जो इल्जामात हैं वो लोगों के जहन में नक्श रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। नए चीफ जस्टिस साहब के आने से जहाँ पे ये कुछ मामलात आपने कहा कि उन्होंने पहले एक इजलास किया सारे जजेस के साथ, उसके अंदर कुछ चीज़ों को इंडोर्स करवाया, फिर लेकर आया, आपको लगता है कि चीज़ों को साथ लेकर चलना, इत्तेफाक राय के साथ चलना भी उनके हॉल मार्क्स के अंदर से एक हो सकता है? क्योंकि बेंच और बार का रिलेशनशिप आपको पता है उस पर हमेशा क्वेश्चन रहता है। कल जो है वो एक इजलास इस हवाले से भी बुला लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो डू यू थिंक ये चीज़ें भी कुछ होंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी? जी, मैं इत्तेफाक राय जो है वो इतना मुकद्दम नहीं समझता। राय ज़नी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो कोर्ट है। इन तीनों में हर एक को अपनी राय रखने का हक हासिल है, उसके इजहार का हक हासिल है, और उसके अंदर जो हुस्न है ना वो है शेयर करना अपनी थॉट्स को, शेयर करना अपने एक्सपीरियंस को, शेयर करना अपने नॉलेज को। बिल्कुल ठीक है सर। ब्रीफली मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रीफली अगर ये कमेंट कर दीजिए बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आपने कहा मेरिट के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, मेरिट्स पे सवाल नहीं करना चाहती, कल की हेयरिंग की बुनियाद पर इस वक्त स्टेटस क्या है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का? वो इंप्लीमेंट हो चुका है क्योंकि 2 सीनियर जजेस से तो मशवरा किया, कल सबके सामने किया चीफ जस्टिस साहब ने, या वो अभी तक वही किसी लिम्बो की सिचुएशन में, वो एक कंफ्यूजन है, हर किसी की इस पर अपनी राय है, आपकी राय क्या है? जी, प्रैक्टिस का जो यानी जो प्रोसीजर इन प्रैक्टिस की बात है वो बेसिकली तो 43 इयर्स से कोर्ट ही कर रही थी, लेकिन उसका जो डाउन साइड नजर आया था वो था कि जो चीफ जस्टिस था, ये चीफ जस्टिस थे, उनके पास ये एक डिक्टेटोरियल पावर आ गई हुई थी, और जिस डिक्टेटोरियल पावर से कोर्ट का बड़ा नुकसान हुआ, अवाम का बड़ा नुकसान हुआ, और उसको ठीक करने की कोशिश है। वो अगर अंदर से हो जाए फाबिहा, अगर मिल के हो जाए उससे भी अच्छा है। पार्लियामेंट और कोर्ट के अगर हम आहंगी हो इन टर्म्स ऑफ के क्या प्रोसीजर होना चाहिए। बट दिस इज येट टू बी डिसाइडेड। व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो कल तो चले हो गया इत्तेफाक से, बट दिस इज येट टू बी डिसाइडेड। यस, बट द मिशन स्टेटमेंट शुड बी पाकिस्तान मुकद्दम है, पाकिस्तान के लिए हमने करना है, आई मी माई सेल्फ वाली बात खत्म हो जाए। उन्होंने कहा इट्स द मोस्ट यूजलेस, दीज आर द मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब आपके वक्त के लिए। कल की दिन की बहुत अहम समाअत, उस पर हमने कोशिश की कि अशतर औसाफ साहब से सीनियर कानूनदान है, उनकी राय शामिल की जाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।